स्टूडेंट कैसे हो? बहुत अच्छे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज जो 5.2 है उसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो है मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूटी के बारे में तो पता है, कॉन्टिन्यूअस किसे बोलते हैं, स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, या जैसे डिफरेंशिएशन लास्ट वीडियो में हमने किया था, तो जैसा कॉन्टिन्यूटी होती है इसी तरीके से डिफरेंशिएशन भी होता है, डिफरेंशिएबिलिटी भी होते हैं। किसी फंक्शन का या तो डिफरेंशिएशन करना, या ये कह दो आप कि उसका डिफरेंशिएशन कैसे चेक कर पाओगे, उसको बोलेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी। तो एक पॉइंट पर हमने सीखा था कि किसी एक पॉइंट पर हम चेक करते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। इसी तरीके से हम डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। ओके, अब डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन को जो है हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, देखो ज़रा। जो डिफरेंशिएशन है हमारा, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी, उसका छोटी सी डेफिनेशन है कि डिफरेंशिएशन किसे बोलते हैं कि किसी लाइन की टेंजेंट को हम, किसी टेंजेंट के स्लोप को हम क्या बोल देंगे, डिफरेंशिएबिलिटी बोल देंगे। कि इसको हम क्या बोल देंगे सिंपली में, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट या लाइन। क्या बोला मैंने कि डिफरेंशिएबिलिटी किसे बोलते हैं, स्लोप को बोल देते हैं। स्लोप समझ में आ गया आपको? जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि एक लाइन का स्लोप क्या होता है, कि भाई लाइन कितनी झुकी हुई है। अगर मैं सिंपली स्लोप को देखता हूं कि स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, कि आपने याद होगा वो m1 स्लोप आपने ऐसे देख लिया था कि वो tan थीटा, कि एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ करी, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये लाइन हो गई। ये लाइन कितना एंगल बना रही है x के साथ में, उसका tan को हम क्या बोल देते हैं, स्लोप। ओके, और स्लोप को हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन। इसको हमने दूसरे तरीके से भी देखा था कि भाई अगर एंगल पता हो तो हम स्लोप जो है वो tan थीटा लिख देते हैं। लेकिन अगर एंगल ना पता हो और दो पॉइंट पता हो, आपको याद आएगा, देखो x1 y1 x2 y2 ऐसे करके, तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद आ रहा है? आ रहा होगा आपको याद। ओके, तो इस तरीके से जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन इसकी डिस्टेंस जो होगी ना, इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो बहुत कम होगी, बहुत छोटी होगी। बिल्कुल जैसा यहाँ पर अगर ये A पॉइंट है तो B पॉइंट भी बिल्कुल इसके बराबर में ही होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, और जो डिस्टेंस हम h मान के चलेंगे तो उस h को हम टेंड्स टू 0 लेंगे। आई बात समझ में? एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, या डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर। और स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा, थीटा जो है ना एंगल होगा x एक्सिस के साथ उस लाइन का। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है। जैसे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा। देखो, मान लेते हैं मैंने एक ग्राफ बनाया ऐसे करके, ये ग्राफ बन गया। मुझे इस पॉइंट पर देखना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। ये पॉइंट मैंने ए ले लिया, ज़रा ध्यान से समझना भाई। ए मैंने पॉइंट ले लिया है और इस पर मुझे देखना है कि ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है या नहीं, है ना। ज़रा सा बस 1 मिनट लूँगा भाई। चलो, तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर देखना है, तो इस पॉइंट पर मुझे क्या देखना होगा, ए यहाँ से ऐसे करके हमें देखेंगे ए यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो अभी मैंने बताया आपको कि डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, किसी स्लोप की, किसी टेंजेंट का स्लोप। तो मैं बस ये देखूंगा कि यहाँ इस पॉइंट पर क्या मैं कोई लाइन ड्रॉ कर पा रहा हूँ या नहीं, टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहा हूँ या नहीं। अगर ऐसा कर पा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि हाँ, इस पॉइंट पर इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आ रही होगी आपको बात समझ में। और वो टेंजेंट भी केवल एक होनी चाहिए, यूनिक टेंजेंट, यानी कि बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ करना शुरू कर दें हम, ना, एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। ओके, अब उसके लिए आप क्या करेंगे,
उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर पहले वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इस फंक्शन की वैल्यू y = f(x) है, तो मैंने यहाँ पर जो पॉइंट बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तो a हो गई अगर पॉइंट को डिफाइन करेंगे, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, fa। समझ गए भाई? हाँ, समझ में आ गई होगी बात कि इस पॉइंट को यहाँ पर रख दिया x की जगह, तो y = fa, मतलब ये वाला पॉइंट तैयार हो गया हमारा। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया x1 और इसको बोल दिया मैंने y1, एक पॉइंट मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इस पर मुझे यूनिक टेंजेंट बनानी है, ज़रा ध्यान से समझेंगे इस बात को। मैं इसके बिल्कुल बराबर में एक पॉइंट लूँगा यहाँ पर, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लूँगा तो आपको मुझे समझाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना, और आपको कैमरे में यहाँ नज़र भी नहीं आएगा। तो मैं थोड़ा सा दूर ले लेता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ ये वाला जो पॉइंट है वो इसके बिल्कुल बराबर में है, लेकिन मैं थोड़ा सा दूर लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने मान लिया ये वाली डिस्टेंस h है, ज़रा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये h मान ली मैंने, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गया a + h, है ना। इतने तो बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि आगे का पॉइंट लेंगे तो वो बढ़ती जाएगी डिस्टेंस। इस पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, सॉरी पॉइंट जो बनाऊंगा मैं, तो वो क्या बनेगा, देखो ये वाला पॉइंट, वो पॉइंट बन जाएगा हमारा a + h, ये तो x की वैल्यू हो गई है, और y की वैल्यू fa + h। ओके, देख लेता हूं एक बार भैया आपको दिख रहा है या नहीं। चलो दिख जाएगा, है भाई, मैनेज कर लेंगे। थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा, और बड़ा लिख देता हूँ मैं इसको। ये a + h है और ये fa + h है भी। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इन दोनों का एक तरह से स्लोप निकाल लेंगे, इन दोनों पॉइंट को लेकर। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये वाला, इसको हम बोल देते हैं x2 और इसको बोल देते हैं y2, x2 और y2। अब ये जो स्लोप निकालोगे आप, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव हो जाएगा आपका, लेकिन ये इस पॉइंट के कहाँ पर है, राइट में है, तो इसको बोलेंगे हम राइट हैंड डेरिवेटिव। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेफ्ट में ले लेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लिया हमने, तो उसकी डिस्टेंस यहाँ से h मान लेते हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा a - h, और इस पर भी क्या करते हैं हम, ये पॉइंट बना लेते हैं, ये a - h और ये f a - h, इसको x2 और इसको भी y2। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट में काम करेंगे। यहाँ पर भी मैंने x2 और y2 लिखा है, यहाँ पर भी मैंने x2 और y2। अब इस पॉइंट के ये क्या है, लेफ्ट में है, तो दोनों को मिलाएंगे तो स्लोप ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक तरह से स्लोप बन जाएगा। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और उसको बोलेंगे हम डेरिवेटिव, लेकिन ये लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ज़रा एक बार ध्यान से देखेंगे आप, मैंने इन दोनों पॉइंट को ये स्लोप बनाया और इन दोनों पॉइंट को मैंने ऐसे करके स्लोप बनाया। अब क्या होगा, मैं इसको बहुत छोटा करूंगा, इधर लेकर आऊंगा, इस पॉइंट को मैं सरका का धीरे बिल्कुल इसके नज़दीक लेकर आऊंगा। इसी तरीके से इस पॉइंट को भी मैं बिल्कुल ऐसे करके बिल्कुल इसके नज़दीक लेकर आऊंगा। तो जब मैं इसको बिल्कुल इसके नज़दीक लेकर आऊंगा तो एक लाइन ऐसे करके बनेगी, जब इसको मैं ऐसे करके लाऊंगा ना तो एक लाइन ऐसे करके बनेगी, है ना, इस पॉइंट का कॉम्बिनेशन। फिर जब मैं इस वाले को लेके जाऊंगा, देखो ये वाला पॉइंट तो यहाँ फिक्स कर दिया मैंने, और जब मैं इस वाले को बहुत क्लोज इसके बराबर में लेके जाऊंगा, लाइन ड्रॉ करूंगा, तो वहां से भी एक लाइन बनेगी ऐसे करके। ओके, अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक ही बात को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, दोनों की वैल्यू एक आनी चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू एक आएगी तो मैं कह दूंगा कि ये एक ही लाइन है, और अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी तो मैं कहूँगा ये अलग जा रही है, ये अलग जा रही है। जिसको ऐसे, ये तो ऐसे करके चली गई और फिर दूसरी ऐसे करके, तो इस कंडीशन में मैं कहूँगा कि नहीं यार, ये वाला तो वैल्यू अलग आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी, ये स्लोप अलग है, ये स्लोप अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है अलग अलग तो मैं कहूँगा इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन नहीं है। लेकिन अगर ऊपर वाली कंडीशन है तो मैं बोल दूंगा कि हाँ, क्योंकि इस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो रही है और वो ये वाली है, चाहे आप इनका यूज़ कर लो और चाहे आप इनका यूज़ कर लो। ओके, हल्की सी बात समझ में आ गई होगी, और मुझे उम्मीद है क्योंकि आप होशियार भी हो, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो मुद्दे की बात पर आ जाते हैं।
इस पॉइंट पर हमें चेक करनी थी डिफरेंशियबिलिटी, इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएशन होगा अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। बस ये है काम की बात भाई, मुद्दे की बात। किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का मतलब होता है कि उस पॉइंट पर उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, अगर वो इक्वल होता है तो हम बोल देते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। ओके, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे आप? स्लोप ही तो निकालना है आपको, इन दोनों पॉइंट का स्लोप कैसे निकालना है अभी बताया मैंने आपको कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ऐसे करके लिख लो, और यहाँ पर लिमिट जो है वो h टेंड्स टू 0। ये कौन सा यूज कर रहे हैं आप? ये वाला पार्ट यूज कर रहे हैं। इसको अगर मैं नाम दे दूं a, इसको b, इसको c, तो एक तरह से ac को यूज कर रहे हो आप। यहाँ पर हम बोल दें ये ac के लिए, ac के लिए। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फिर यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएंगे और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पर आप लिख देंगे ये किसके लिए है? ये ab के लिए। ऑलराइट, अगर ये वैल्यू बराबर आ गई तो हम कह देंगे उसका पॉसिबल है डिफरेंशिएशन, अदरवाइज नहीं। चलो इसको नोट कर लीजिएगा, आप कमेंट करके बताना मुझे ये चीज़ें समझ में आई या नहीं। हो सकता है आपको समझ में आ गई, हो सकता है समझ में ना आई, नहीं आई है तो आगे फिर कोशिश कर लेंगे भाई। अब देखो ज़रा, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा मान लेते हैं ये फंक्शन था ऐसे करके, यहाँ पर ये टूट गया है ए पॉइंट पर, इसका मतलब ये ए पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता उसका, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? लाइन ड्रॉ करना। लाइन कहाँ ड्रॉ करोगे? यहाँ तो टूट गया है फंक्शन। तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि इफ fx नॉट कॉन्टिन्यूअस, अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है देन implies that fx is not differentiable. If fx not continuous then fx is not differentiable, है ना? यहाँ पर सेंटेंस बना लेंगे आप, विल भी लगा लो, विल भी नहीं हो सकता है। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन, अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा तो तब सिचुएशन ये है कि वो हो भी सकता है डिफरेंशिएशन उसका, और हो सकता है उसका डिफरेंशिएशन ना पॉसिबल हो। इफ fx कॉन्टिन्यूअस, अगर वो कॉन्टिन्यूअस है देन fx विल बी डिफरेंशिएशन और या नॉट। ये डिपेंड करेगा कि उस पर यूनिक टेंजेंट आप ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके एक्सरसाइज के मैं लास्ट के 2 क्वेश्चन आपको बताता हूं कि किस तरीके से करने हैं। देखो भाई, अब इसमें जो है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। अब आप इसको आराम से कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें दिया है fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, और उसने बोला है कि आपको शो करके दिखाना है कि x जो है x इज इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएशन नहीं है भाई। अब आप मुझे ईमानदारी से बताएं पहले कि x माइनस 1 जो है, ये जो मॉड वाला फंक्शन है, सबसे पहले क्या करेंगे? आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे? हम बोल देंगे कि ये इसका डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल नहीं है, पहली कंडीशन। और अगर ये कॉन्टिन्यूअस हो गया तो फिर हम चेक करेंगे कि हाँ इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहा है या नहीं। देखो, सबसे पहले इसका अगर ग्राफ बनाया आप तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका? देखो ज़रा, अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। ये 1 पॉइंट है, ऐसे करके ग्राफ ऐसे तो बनेगा भाई इसका ग्राफ। x माइनस 1 मोड वाले फंक्शन का इसी तरीके से बनता है। सबसे पहले मोड x की वैल्यू देख लो कि भाई अंदर वाला पार्ट कहाँ पर 0 हो रहा है, किस x की वैल्यू पर, उस पर जाकर खड़े हो जाओ, एक लाइन इधर ड्रॉ कर दो, एक लाइन इधर ड्रॉ कर दो। अब आप खुद बताओ, ये जो 1 पॉइंट है क्या इस पर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे आप?
अब नहीं, आप यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, एक इधर को, ये एक टेंजेंट हो गई, एक इधर को टेंजेंट हो गई। और हमारी जो डेफिनेशन बोलती है डिफरेंशिएबिलिटी की, वो बोलती है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पर। तो इसका मतलब यहाँ से साफ ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि ये डिफरेंशिएशन इसका पॉसिबल इस पॉइंट पर नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को अलग अलग दिखा दें। जैसा कि यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर वैल्यू निकालते हैं, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखो इधर वाले की हो जाएगी y इक्वल टू एक्स माइनस वन, और इधर वाले की y इक्वल टू वन माइनस एक्स, है ना। इसको अलग अलग ब्रेक करके देख लेना आप, x माइनस वन और वन माइनस एक्स, ऐसे करके लिखोगे ना, या माइनस एक्स माइनस वन। ये कब होगा, जब x 1 से बड़ा होगा, और दूसरा वाला क्या होगा, जब x 1 से छोटा होगा। ये क्या होगा, जब x आपका 1 से बड़ा और ये x जब 1 से छोटा। ठीक है, अब इसमें क्या करो आप, यहाँ पर पॉइंट बना लो। जैसे कि 1 पर जो है, अगर मैं यहाँ इसको पॉइंट बनाकर चलूँगा तो x की तो वैल्यू 1 हो गई, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 0, क्योंकि ये इक्वल भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो हो गया x1 और y1। एक पॉइंट आप इधर बराबर में ही कहीं को ले लो, है ना, इसके बराबर में ले लिया, मान लेते हैं थोड़ी सी दूर को यहाँ पर ले लिया, तो इसको क्या बोलो, 1 प्लस h। इस पॉइंट पर वैल्यू निकाल लो आप। इस पॉइंट पर वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी इस वाले के अकॉर्डिंग के 1 प्लस h तो x की वैल्यू हो गई, और y की वैल्यू 1 प्लस h और माइनस 1। यही तो होगी, जैसे y की वैल्यू x की जगह x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू कितनी, 1 प्लस h यहाँ पर रखा, 1 प्लस h और माइनस के 1, तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, h रह जाएगा आपका। इसको क्या बोल दो आप, x2 और y2। इसी तरीके से इधर बना लो एक पॉइंट, मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया आपने, है ना, उसको यहाँ पर लेके चले आप, इसको बना लो। ये कितना हो जाएगा, जब इसको पॉइंट को देखेंगे, ये h डिस्टेंस मान के चलोगे तो ये 1 माइनस h हो जाएगा, तो 1 माइनस h, और वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस और 1 माइनस h। इसको हम x2 और इसको हम y2। नहीं आई बात समझ में, नहीं आ रही है, देखो एक बार और समझा देता हूँ मैं। इस कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था, जिस पॉइंट पर हमें उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, उसके राइट में एक पॉइंट लेना है और लेफ्ट में एक पॉइंट लेना है। तो इसी तरीके से मैंने पहले तो इस पॉइंट को डिफाइन कर लिया मैंने, x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, x1 और y1 उसको मैंने नाम दे दिया। फिर उसके राइट में मैंने एक पॉइंट लिया जो x की वैल्यू उसमें h प्लस करके, और y की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू जो आपने बनाई है ना 1 प्लस h, वो यहाँ पर रखी और y की वैल्यू निकल कर आ गई, x2 और y2 उसको नाम दे दिया। इसी तरीके से लेफ्ट में एक पॉइंट लिया मैंने और h माइनस करके, क्योंकि h घट जाएगा यहाँ पर, तो 1 माइनस h ये पॉइंट बना, 1 माइनस h x2 हो गया। अब y की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही है, x की जगह 1 माइनस h आपने रख दिया। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका, है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ भाई। देखो भाई, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, क्या करना है हमें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और लिमिट कितना भाई, h टेंड्स टू 0, इट इज इक्वल टू, यहाँ पर y2 लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसका काम करेगा। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, y2 की वैल्यू रख दो, y2 की वैल्यू ये वाली है भाई, देखो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ क्या बनेगा, h माइनस, है ना, y1 कितना हो जाएगा, y1 ये रहा 0। एक बार और समझा देता हूँ, जैसे ये y2 हो गया, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h, तो h लिख दिया हमने, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, क्योंकि इन दोनों पॉइंट को यूज़ कर रहे हैं हम, ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, डिवाइड बाई x2 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो ये रहा x2, 1 माइनस h और माइनस x1 कितना होगा, x1 देखो ये रहा 1 से 1 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये कितना भाई h और डिवाइड बाई माइनस के h, ये कैंसिल, और ये कितना आ गया, माइनस के बना। ठीक है, आ गई ये बात समझ में। राइट हैंड डेरिवेटिव, अब क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और लिमिट h टेंड्स टू 0। लेकिन अब राइट में काम करना है हमें। देखो राइट में कितना हो जाएगा, अब समझ गए होंगे आप, राइट में क्या है, मतलब एक ये वाला पॉइंट लेना है और आपको एक ये वाला पॉइंट लेना है। तो y2 ये रहा कितना भाई h, और y1 कितना है 0, तो ये h माइनस 0 डिवाइड बाई x2,
है ना, x2 ले लो। x2 कितना है देखो यहाँ पर इस वाले इन वाले पॉइंट पे x2 मेरे पास 1 + h और x1 कितना है 1, तो ये 1 + h और -1, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना रह गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h/h, ये कैंसिल और आंसर इज 1। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस के 1 आया और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया, तो आपने लिखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। ओके, तो कुल मिलाकर मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, हो सकता है आपको समझ में ना आया होगा, आप मुझे बताना, है ना, जैसी भी सिचुएशन होगी। अब अगला क्वेश्चन है ना, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें इसको एक बार देख लेना भाई, अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर रिपीट। वैसे मुझे लग रहा है आप तो समझ में आ गया होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से समझा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में उसने बोला है कि आपको दिखाना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है fx = ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये दिखाना है कि x = 1 और x = 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक तरह से ये दो क्वेश्चन है, तो पहले आप x = 1 पर देख लीजिएगा इसको। अब इंटरवल जो दिया है इसने बोला है 0, x जो है 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ठीक है भाई। तो यहां पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। देखो अगर इसका आप ग्राफ बनाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तो वो कैसा बनेगा, देखो यहां पर आपका ये 0 हो गया, यहां पर आपका ये 1 हो गया, यहां पर आपका ये 2 हो गया, यहां पर आपका ये 3 हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने ये बताया था कि अपने से छोटे इंटीजर में सबसे बड़ा आंसर देता है। देखो जरा क्या आंसर देगा है, अगर मैंने 0 रखा इसके अंदर तो आंसर मुझे 0 ही मिलेगा, मिलेगा या नहीं, बिल्कुल मिलेगा। और अगर मैंने यहाँ पर 0 से लेके 1 तक आधा नंबर रखा तो आंसर कितना मिलेगा, मुझे 0 ही मिलेगा। आंसर मिलने का मतलब है y और पुटिंग का मतलब है x। तो अगर मैं ये कोई भी वैल्यू रखूंगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, मुझे आंसर यही मिलेगा भाई, 0 आंसर मिलेगा। नहीं समझ में आ रही बात, जैसे कि 0.5 रखा मैंने तो इस पर आंसर कितना मिलेगा 0, 0.75 रखा तो आंसर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। अपने से छोटे वालों में ग्रेटेस्ट आंसर मिलेगा अभी। ओके, तो इसका अभी पॉइंट क्या बन रहा है, केवल यहाँ पर बन रहा है, ये रहा। इसी तरीके से अगर मैं 1 की वैल्यू रखूंगा तो 1 पर मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1 पर मिलेगा मुझे 1 आंसर। 1 पर अगर मैं 1 पुट करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। तो इसका मतलब है ये रहा आंसर, यहाँ पर मिलेगा ग्राफ जो बनेगा मेरा। उसके बाद 1 और 2 तक जितने भी पॉइंट रखूंगा तो उन पर सब पर आंसर मुझे कितना मिलेगा 1। तो ये वाला पॉइंट रखा आंसर 1, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा और यहाँ पर 2 पर ये ऐसे होल बन जाएगा। आ रही है बात समझ में बेटा? देखो अगर मैंने 1.5 आंसर रखा तो 1 आंसर मिलेगा। आंसर मिलने का मतलब क्या है, y की वैल्यू 1 मिलेगी, है ना। इनके कोई भी पॉइंट अगर रखेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, मुझे 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से 2 और 3 के बीच का अगर देखेंगे आप तो 2 पर मुझे आंसर क्या मिलेगा, अगर 2 पुट करूंगा तो आंसर मुझे 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 पर मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ बन जाएगा। ये डार्क वाले का मतलब है ये इस पॉइंट पर मिल रहा है आपको। इससे आगे के जितने भी पॉइंट है उन पर वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे तो सारी वैल्यू कितनी मिलेगी, मुझे 2 ही मिल जाएगी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लेकिन 3 पर ऐसे करके ये नहीं आएगा। समझ पा रहे हो आप? हाँ बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि अपने से छोटे इंटीजर में सबसे बड़ा आंसर मिलना। तो इस तरीके का आपका ग्राफ बन रहा है। अब आप खुद बताइएगा इस ग्राफ को देखते हुए कि क्या x = 1 पर आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, x = 1 पर। तो देखो 1 पर वैल्यू यहाँ मिल रही है, लेकिन 1 से छोटे पे वैल्यू यहाँ मिल रही है। समझ रहे हो, जंप लग गया, यहाँ से सीधा जंप यहाँ लगाया। ओके, तो इसका मतलब 1 पर ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, और अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फिर डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं। यहाँ पर देखो जरा 2 पर देखो, अगर मैं 2 पॉइंट पर पूछूं क्या ये कॉन्टिन्यूअस है तो आप कहेंगे कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो
2 की अगर देखें 2 पर वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 के बराबर पर वैल्यू कितनी मिल रही है, 2। इसका मतलब पॉइंट पर और राइट लिमिट तो बराबर आ रही है, लेकिन लेफ्ट लिमिट कितनी आ रही है, 1। समझ गए? तो हम कहेंगे कि फंक्शन 2 पर, आपका जो फंक्शन है वो पॉइंट 2 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और कॉन्टिन्यूअस नहीं है इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ओके, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपका जो टास्क है x = 1 लिखना है, पहले इस पर चेक करना है, और आपने उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहे हैं पहले, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को आप दिखा देंगे, उसी के साथ आप राइट हैंड लिमिट दिखाएंगे और फिर उस पॉइंट पर वैल्यू दिखाएंगे। जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, 0, सॉल्व करना, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, 1, और उस पॉइंट पर वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब देखो तीनों अलग अलग आ गई, ये अलग है, जबकि तीनों बराबर होनी चाहिए कॉन्टिन्यूटी के लिए। तो आप कहेंगे सिंस fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। आफ्टर दैट जब x = 1 पर दिखा देंगे, आप 2 पर दिखा देंगे। तो भाई आज की वीडियो तो यहीं पर विराजमान कर देते हैं, रोक देते हैं भाई, और अगले लेक्चर में आपको मैं 5.3 का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, मेरा इरादा तो इसी में था, लेकिन ये जो स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट बताया ना डिफरेंशिएबिलिटी का, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए समझने के लिए भी, और टीचर के लिए भी एक चैलेंजिंग होता है कि वो किस तरीके से बच्चों को समझा पाता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये बात समझ में आई नहीं। आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ाई करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।